नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके पास कक्षा 7 के वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। ये अपूर्व अनुभव जो है ये लिखा है तेत्सुको कुरियानगी ने, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। तो ये एक जो तोतोचान है विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो कि मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ जो है वो पाठशाला का गेट, और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतोचान का यह अंश अपूर्व अनुभव। ये जो एक पुस्तक है तोतोचान, अब ये तोतोचान जो है तेत्सुको कुरियानगी की जो थी, ये लेखिकाएं हैं, उन्हीं ने अपने बचपन के अनुभव के आधार पर ये लिखा है। वहाँ पे जापान में जो है वो इस तरह का एक स्कूल था कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो हर किसी एक बच्चे का अपना एक पेड़ होता था। अब वो जो पेड़ है उस पेड़ में उनको जिसके पास पेड़ नहीं होता था उसका या तो कुछ परेशानी होती थी या कुछ, तो उसमें एक लेखिका का जो एक मित्र था उसके जो है वो पैर खराब थे। अब वो पैर खराब थे तो उनका अपना पेड़ नहीं था, ना वो उस पेड़ पर चढ़ सकता था। तो जो तोतो चान थी वो यासुकी चान जो उसका मित्र था उसके लिए वो क्या क्या करती है, उसके जो है वो प्रयास इस अध्याय में है। तो चलिए हमें इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। साहस मतलब अदम्य साहस दिखाने का। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। अब यासुकी चान कौन है? तोतोचान का मित्र, घनिष्ठ मित्र। इस भेद का पता न तो तोतोचान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जापान में हर एक विद्यार्थी का अपना एक पेड़ होता था। तोमेई में, अब देखिए यहाँ पे देखो, तोमेई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, जो कि एक जगह है उधर की तरफ, जो सड़क के पास जो सड़क थी उसके पास जाने वाली, वहाँ पे उसका पेड़ था, बड़ा सा पेड़। उसका चढ़ने जाओ मतलब वो जो पेड़ था वो किसका था? तोतोचान का। किसका पेड़ था वो? तोतोचान का। अब उस पे चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा थी। द्विशाखा मतलब जैसे पेड़ होता है ना, ये देखिए ये पेड़ है, यहाँ पे ये है नीचे का 6 फुट, और ये 2 शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, एक शाखा ये, एक शाखा ये। तो ऐसा पेड़ था उसका, किसका? तोतोचान का। तो द्विशाखा तक पहुंच सकते थे। वो कितने फीट पे था? 6 फीट पे, यानी कितने फीट पे? 6 फीट पर, ठीक है, जितनी लगभग एक अच्छे हाइट वाले व्यक्ति की होती इतना। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह। जब द्विशाखा होंगी उसमें पेड़ में तो वो कैसा होगा? जैसे कि एक झूला हो, ठीक है। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के बाद, अब खाने की जो छुट्टी होती है वो क्या होता है? लंच पीरियड, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करती थी? खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी, क्योंकि वो उसका पेड़ था, कोई उसके पेड़ पर चढ़ता नहीं था, वह अपने पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को
या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वो उस पेड़ पर बैठ करके मज़े लेती थी, दूर सड़क पे जाते आते जाते आदमियों को भी देखती थी और उन लोगों को ये भी देखती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे वहाँ पे, निजी संपत्ति, हर एक का अपना पेड़। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले उसे उससे शिष्टता से इजाज़त लेनी होती थी और अगर चढ़ गए तो बोलते थे माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसी उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती थी, यानी पूछना पड़ता था। और हम क्या करते हैं, हम किसी से कोई चीज़, अभी ये देखा ना आपने कक्षा में भी आप लोग क्या करते हो, किसी से बिना पूछे उसका लंच बॉक्स उठा लेते हो, उसका पेंसिल बॉक्स उठा लेते हो, दैट इज़ बैड मैनर्स। तो इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए कभी किसी की भी चीज़ बिना पूछे टच नहीं करना, नहीं उठाना, ठीक है। चलिए, तो यासुकी चान को पोलियो था। मैंने पहले ही बताया कि वो उसकी जो पैर थे वो खराब थे, वो चढ़ नहीं सकता था पेड़ पर, ना ही उसका कोई पेड़ था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न ही किसी पेड़ को वह निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। आमंत्रित मतलब उसको इनविटेशन दिया कि तुम चलो मेरे पेड़ पर चढ़ जाओ। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। आपको भी पता है ना, अगर आप कोई इस तरह का कार्य करोगे तो क्या होता है, आपको डांट पड़ती है ना कि नहीं ऐसे नहीं करो। तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना तो तोतो चान ने बताया और ना ही यासुकी चान ने। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू, डेनेन चोफू जगह, कहाँ पे घर था यासुकी चान का, डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि, चूंकि का मतलब क्योंकि होता है, वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब कोई झूठ बोलता है तो क्या करते हैं, जब कोई झूठ बोलता है तो आंखों में नहीं देखते, आंखें चुरा करके बातें करते हैं। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। कहाँ, जब तोतो चान स्कूल पहुंची, यानी जो रेल का पास होता है ना, वो गले में डाला था, वो तो उसके गले के आसपास वो उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला, यानी कौन सी क्यारी, जो गार्डन में बनी होती है ना, वो क्यारियाँ, ठीक है, मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण, गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। सूना मतलब वीरान, खाली। जैसे अगर हम इसे वीरान भी लिखें तो कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा, खाली भी लिखें तो भी कोई, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, यानी यासुकी चान जो था वो तोतो चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान जो है वो कहती थी कि वह उससे बहुत बड़ा है, उसे खुद लगता था ऐसा, लेकिन वो 1 ही साल उससे बड़ा था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, यानी उत्साहित, क्योंकि वो आज एक साहसिक कार्य करने जा रही थी, ठीक है। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, यानी जोर जोर से हंसना। यासुकी चान भी हंसने लगा, क्योंकि वह भी एक ऐसा कार्य करने जा रहा था जो कि इसके लिए नॉर्मल नहीं था, ठीक है। और
तो चांद तो करने वाली ही थी ऐसा बड़ा काम। तो चांद यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब छप्पर क्या होता है? जो कि घास फूस से बनी हुई छत होती है, जो कि हट के ऊपर बनी होती है या कच्ची मिट्टी के घर के ऊपर लगाई होती है। तो वहां पे चौकीदार का जो घर था वो उसकी छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। सीढ़ी, लैडर जो है वो वहां उसके छप्पर पे रखी थी, वो वहां से उसे घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके पेड़ की कैसी थी? द्विशाखाएं थी। बताया था ना मैंने कि ये पेड़ है और ये उसकी द्विशाखाएं है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी, एक कुर्सी भी उठा कर लाई और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी कि वो छप्पर से एक चौकीदार के जो छप्पर था उससे एक सीढ़ी लाई उठा करके, एक कुर्सी लाई उठा करके, और वो जो है वो इतना लेवल उसने किया कि वो द्विशाखा तक पहुंच गया। और उसने उसको यासुकी चान को बोला कि देखो ठीक है ना, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। वो यासुकी चान को बोल रही है। कौन? तो चान। अब देखो क्या बोलती है वो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया, क्योंकि यासुकी चान को क्या था? पोलियो। पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें पैर खराब हो जाते हैं और वो चल नहीं पाता है। और हमारे यहाँ पे भी देखो, भारत में अभी पोलियो मुक्त भारत हो गया है। इसमें वो होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन जी वो देते हैं, एक ऐड देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है ना छोटे छोटे बच्चों को, जन्म के 5 साल तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। तो जिससे, क्योंकि पहले हमारे भारत में भी बहुत बच्चों को पोलियो हो जाता था, लेकिन अब हमारा भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। चलिए, पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी। ओ सॉरी, यहाँ पे चलिए अब आगे ये एक लाइन हमने छोड़ दी है, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। चलिए, इस पर तो चांद नीचे उतर आई, क्योंकि उसको जो है वो एक भी सीढ़ी पर उस पर चढ़ नहीं पाया, पहली सीढ़ी पर भी। तो चांद नीचे उतर कर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब क्या है? पीछे से धक्का देना, यानी कि सपोर्ट देना। क्यों? क्योंकि उससे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो इससे धक्का देना या सपोर्ट करना, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया कि जैसे उससे अब चढ़ा नहीं जाएगा। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी हृदय से वो चाहती थी, लेकिन वो छोटी थी। अब वो करे क्या? उसे जितना वो काम आसान लग रहा था उतना काम आसान तो वो था नहीं। क्यों? क्योंकि यासुकी चान उससे 1 साल बड़ा था और देखने में वो हष्ट पुष्ट भी था, और वो तो छोटी सी थी। अब वो कैसे चढ़ाएगी? क्योंकि वो तो एक भी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। अब चलिए आगे देखते हैं उसने क्या किया। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह भी चढ़ना चाहता था कि मैं भी पेड़ पर चढ़कर देखूं कैसा लगता है। क्योंकि जो बच्चा किसी काम को कर नहीं पा रहा था तो वो उसके मन में तो अनेक तरह के सवाल उठते हैं कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, क्योंकि वो हताश हो गया था और वो चढ़ना चाहता था और उसके सामने जो है इतनी बड़ी परेशानी थी कि वो नहीं चढ़ पा रहा था। तो वो हताश होकर मुंह लटका कर बैठ गया था, उदास हो गया था। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर उसने देखी। उसने कहा कि ठहरो, अभी एक उपाय सूझा है। उसने हर चीज उठा उठा करके देखी और उलट पुलट करके देखी और देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली। अभी तक तो वो 2 पैरों वाली सीढ़ी लेकर आई थी, अब उसे 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई। कैसे? ऐसे ऐसे होती है ना वो, जिसमें ऐसे होते 3 पाँव,
ऐसे, ठीक है। जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, जिसे पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वह तिपाही जो सीढ़ी थी उसे घसीट कर ले आई। अपनी इतनी शक्ति पर वह हैरान होने लगी, उसे खुद से अपने ऊपर हैरानी हो रही थी कि तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि वो इतना सारा काम कैसे कर पा रही है। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब वो छोटी बनकर नहीं, जैसे एक बड़ा बच्चा बनकर के बोलता ना, तो बोलती देखो अब घबराना मत, डरना मत, जैसे बड़ी बहन या बड़ा भाई को बोलता है ना, वैसे उसने बोला। अब यासुकी चान जो है वो क्या कर रहा है, देखो। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से दरपतर तोतो चान की ओर देखा। उसने पहले तो उस तिपाही सीढ़ी की तरफ देखा, यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी की तरफ, और फिर उसने तोतो चान की तरफ देखा जो कि पसीने में लथपथ थी। उसे पसीना आ रहा था क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम कर रही थी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने भी बहुत हिम्मत दिखाई। उसने भी दोनों तरफ देखा, पहले उस सीढ़ी की तरफ देखा, फिर तोतोचान की तरफ देखा, और फिर उसने सीढ़ी पर अपना पहला पांव रखा। उन दिनों को सॉरी चलिए यहाँ पे उन दोनों को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था, यह पता ही नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी सूरज पूरी गर्मी पर था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उन्हें ना सूरज की गर्मी दिख रही थी, ना उन्हें थकान हो रही थी। उन्हें तो सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी तरह उसे कहाँ चढ़ाना है, पेड़ पर चढ़ाना है। किसको? यासुकी चान को। यासुकी चान कौन था? तोतो चान का दोस्त। अब तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने मतलब रखना, ठीक है, रखने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके जो अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी, यानी कि उसे नीचे से पुश कर रही थी और सिर से अपने उसको स्थिर भी कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, शक्ति वो भी पूरी दिखा रहा था, और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। यानी कि उसकी मेहनत और यासुकी चान की मेहनत दोनों की काम हुई। अब उन्होंने एकदम उत्साहित होकर जब वो वहां तक पहुंच गया, तब वो क्या बोलते हैं दोनों, हुर्रे, यानी कि पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब उसको वो सीढ़ी पे तो पहुंच गया था, लेकिन उसे उस सीढ़ी से पेड़ की शाखा पर भी तो पहुंचाना था। अब वहां तक जाने में वो नाकाम रहे। अब यासुकी चांद सीढ़ी को थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन अब भी मेरी मेहनत काम नहीं आ रही है। उसने जो है उसने उसके बाद देखिए, उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, यानी दूर दूर तक की चीजें दिखाई जिनसे वो अभी अनजान था, जिनका अनुभव वो नहीं कर सका था। कौन? यासुकी चान। क्यों? क्योंकि उसे पोलियो था और वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। पर कोई वह जो था, जो तोतो चान थी, वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। देखिए उस बच्ची की कितनी गहरी सोच है। उसने अपने आप को भी संभाला, क्योंकि अगर वो रो पड़ेगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा और उसकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जिस हिस्से में इसको पोलियो था, उसकी जो उंगलियों वाला जो हाथ था, जो कि उंगलियां काम नहीं करती थी, उसने वो उसका जो हाथ था वो अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगली भी
लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा, जब वो सीढ़ी पर बैठा हुआ था, उसने कहा उसका हाथ थामते हुए कि क्योंकि उसका हाथ तो वैसे भी यासुकी चान का तो चान से हाथ लंबा भी था, उसकी उंगलियां भी बड़ी थी। फिर उसने हाथ थामते हुए उसे कहा कि तुम धीरे से लेट जाओ, मैं तुम्हें लेट कर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसे एक उपाय बताया उसने, जो कि उपाय उसने अमल में लाया। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई और बड़ा इंसान देख लेता, कोई बड़ा देखता, तो ज़रूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि उसकी हिम्मत, एक तो वो उसका फिसलना पेड़ था और दूसरे वो द्विशाखा थी, तीसरे वो 6 फीट ऊपर थे। और अगर कोई उन्हें देख लेता तो वो चिल्लाने लगता, चीखने लगता कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से गिरने के बाद चोट बहुत लग सकती थी। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। किसको? किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था। यासुकी चान ने भी अपना भरोसा तोड़ा नहीं। हालांकि तो चान उससे छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने उस पर अपना भरोसा कायम रखा और उसने उस पर अपना भरोसा नहीं तोड़ा। और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। यासुकी चान भी उस पर भरोसा कर रहा था, तो चान भी उसके भरोसे को कायम रख रही थी, उसके लिए जोखिम उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। यानी कि उसके जो छोटे छोटे हाथ थे, वो उनमें पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त को पेड़ की तरफ खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उनकी कड़कती धूप, उनको जो उनके ऊपर जो वो कड़कती धूप आ रही थी, उस कड़कती धूप से वो बादल उन्हें बचा रहा था। क्योंकि जब सूरज की गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, और वो तो मेहनत का काम कर रहे थे, थकने का काम कर रहे थे, पसीने आ रहे थे, तो मेहनत में तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। यानी कि उसकी मेहनत काम आई, यासुकी चान का भरोसा भी पूरा कायम रहा, और वो अब दोनों पेड़ की द्विशाखा पर बैठे थे, पसीने से तरबदर यानी लथपथ, अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्या बोला उसने यासुकी चान को? कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब यासुकी चान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि उनकी सभ्यता यही थी कि जब वो किसी के पेड़ पर जाते हैं तो उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिस झलक से वो अनजान था। उसने बाहर की वो दुनिया नहीं देखी थी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, क्या कहा, उसकी खुशी के जो थे वो ठिकाने नहीं थे, और वो तो चान का जितना भी आभार प्रकट करे उतना कम है। और तो चान की वजह से वो उस पेड़ का आनंद उठा पाया, उसका लुफ्त उठा पाया, दुनिया को एक नज़रिए से देख पाया। तब वो क्या बोलता है, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। और क्या कहता है वो, फिर उसे अपनी कहानी बताया। मेरी जो बहन है वो अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है
जिसे टेलीविज़न, उस समय टेलीविज़न जो है वो बहुत ही रेयर था, बहुत ही कम लोगों के पास होता था। तो उसने कहा कि उसे टेलीविज़न बोलते हैं। यासुकी चान उमंग से भरा हुआ था और वो सारी बातें उसे बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो वह घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। यानी कि जो उसकी बहन थी यासुकी चान की, वो उसे टीवी के बारे में बताती है कि अभी अमेरिका में है और उसमें सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब वो जापान में आएगा तो हम उस पे बैठ कर के उसके साथ सुमो कुश्ती देखा करेंगे। तो सुमो कुश्ती जो है वो कहाँ की फेमस है? जापान की। इससे भी आपको पता चला ना। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। वो इतनी सारी बातें किसको बता रहा है? तो चान को। और कहाँ पर बैठकर बता रहा है? पेड़ के ऊपर। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात तो उसे बड़ी लुभावनी लगी, यानी मनमोहने वाली लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान से उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अब तो चान को जब वो सारी बातें बता रहा था यासुकी चान टेलीविज़न के बारे में, तो वो ये सोच रही थी, क्या इतने बड़े बड़े पहलवान एक छोटे से डिब्बे में आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हमारा माइंड उतना विकसित नहीं होता। हम भी यही सोचते थे जब बचपन में कि ये जो टीवी में जो लोग हैं, ये इसके अंदर हम कर देते हैं और उसके बाद ये हमें पिक्चर दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, उसके एक नई टेक्नोलॉजी होती है। ये छोटे छोटे बच्चों की बात समझ में नहीं आती, लेकिन जितनी बातें उसने उसको बताई यासुकी चान ने तो चान को, वो बातें उसे बहुत अच्छी लगी, लुभावनी लगी। और दोनों बैठकर घंटों बतियाते रहे इस पेड़ पर। और वो जो अनुभव था वो तो चान के लिए भी और यासुकी चान के लिए भी बहुत ही लुभावना था। ऐसे इस चैप्टर से जो है वो आपको एक शिक्षा और मिली कि हमें कभी भी अपने दोस्त या अपने किसी भी मिलने वाले के अगर किसी चीज़ में कोई कमी है, कोई अंग में कमी है या कुछ कोई उसको परेशानी है, तो कभी ना तो उसका उपहास उड़ाएं और ना ही कभी उनको डिमोरलाइज करें, उनका उत्साह ना घटाएं, बल्कि उनका हर काम में मदद करें। यही मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय से आप सबको ये शिक्षा मिली होगी और इस शिक्षा को आप पूरी उम्र याद रखेंगे कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने के बाद जो खुशियाँ मिलती हैं उसकी रौनक अलग ही होती है। हम किसी से खुशियाँ छीन नहीं सकते। अगर हमें थोड़ी सी खुशियाँ किसी को बांटने में थोड़ी सी हमें कष्ट हो तो हमें कर देना चाहिए। यही इस पाठ से शिक्षा मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आनंद उठाइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको इंतज़ार रहेगा और हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो हम फटाफट मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो जल्दी से चलिए 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 कर दीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए।